तो अभी हमने बात की थी फेशियल पैरालिसिस की, उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इरेप्स पैरालिसिस। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि फेशियल पैरालिसिस को हम बेल्स पाल्सी भी कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये नाम भी याद रखते हैं, या तो आपसे ब्रेकियल पाल्सी बोली जाए या आपसे इरेप्स पैरालिसिस बोला जाए, दोनों क्या होती है, एक ही बात रहेगी। अब इसकी भी देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि फेशियल पैरालिसिस जो है वो फेशियल नर्व के प्रेशर पड़ने की वजह से हुआ था, तो जो इरेप्स पैरालिसिस होगा वो किसकी वजह से होगा। तो देखिए, बात करते हैं, कंटिन्यू करती हूँ मैं आगे। तो मैं ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि जितने भी प्रसवकालीन अपघात हैं सबका एक ही कॉज रहेगा, वो होगा प्रोलॉन्ग्ड लेबर, डिफिकल्ट लेबर, फोर्सफुल डिलीवरी। यही कॉज रहेंगे इनके, और दूसरा कोई कॉज नहीं होता है, क्योंकि ये जो डिफॉर्मिटी है ये उसको पहले नहीं थी, जेस्टेशनल पीरियड में नहीं था, ड्यूरिंग डिलीवरी ड्यूरिंग लेबर बच्चे को ये डिफॉर्मिटी हो रही है, तो इसी कारण से हो रही है, इसीलिए कॉज भी यही रहने वाला है। कंटिन्यू करते हैं। सिफेलिक प्रेजेंटेशन के समय, अब बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में पहले बच्चे का हेड बाहर आ रहा है, उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे फेशियल नर्व पे प्रेशर गया था वो भी इसी कंडीशन में गया था कि बच्चा जो है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में उसको बाहर निकाला जा रहा है, उस टाइम पे उसकी फेशियल नर्व पे प्रेशर पड़ गया। यहाँ पे क्या होगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन के समय स्कल या शोल्डर पर जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है अपना, सभी जानते होंगे, एनाटॉमी में सभी पढ़ के आए हो ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस पे प्रेशर पड़ने की वजह से, तो स्कल से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि बैक पार्ट ऑफ स्कल। तो इसमें क्या होगा कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन में बच्चा था, उसमें स्कल पर या शोल्डर पर अधिक प्रेशर पड़ा, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस पर प्रेशर पड़ने से क्या हो जाएगी, ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी हो जाएगी, और उस प्लेक्सिस की इंजरी होने के कारण जितनी भी वहाँ की नर्व हैं वो सब क्या हो जाएंगी, इंजर्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो ब्रेकियल पार्ट है वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। क्योंकि हम जब भी पैरालिसिस की बात करते हैं, हम किसी भी नर्व पाल्सी की बात करते हैं, वो कहीं का भी पैरालिसिस हो, चाहे वो फेशियल पैरालिसिस हो या वो हाफ पार्ट और बॉडी का हो या ब्रेकियल हो, सब में क्या होगा, नर्व सप्लाई डिफेक्टेड रहेगी, नर्व पर प्रेशर रहेगा, नर्व इंजर्ड मिलेगी सभी जगह। तो यहाँ पे हम कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे हम ब्रेकियल पाल्सी पढ़ रहे हैं, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की नर्व क्या रहेंगी, अफेक्टेड रहेंगी। अब देखिए, जब इरेप्स पैरालिसिस हो चुका है तो उसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस में सारी नर्व रहेंगी, C3, C4, C5, C6, ये सारी नर्व रहेंगी इसके अंदर, और भी रहेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इरेप्स पैरालिसिस है इसमें आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, C5 और C6 जो सर्वाइकल नर्व होती है ये मेनली अफेक्टेड रहती है। ठीक है, तो ये नेक पार्ट को सप्लाई करेगी, और ये जो है शोल्डर को सप्लाई करेगी, और ये हाथ को सप्लाई करेगी, ये जो नर्व है पूरी। तो क्योंकि जो मीडियन नर्व बनने वाली है आगे, वो इन्हीं में से तो निकलेगी आगे, मीडियन नर्व बनने वाली है, अल्नर बनने वाली है, रेडियल बनेगी, वो इन्हीं जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस की नर्व के जो कंबाइंड होने से बनेगी। तो इसमें होगा क्या कि आपको याद रखना है, इस पूरे टॉपिक में केवल आपको यही बात ज्यादातर याद रखनी है कि C5 और C6 सर्वाइकल नर्व इसमें क्या रहती है, अफेक्टेड रहती हैं। शोल्डर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज रेस्ट्रिक्टेड। अब जब ये नर्व अफेक्टेड हो चुकी हैं तो ना तो अब शोल्डर का फ्लेक्शन होगा, ना ही इसका एक्सटेंशन होगा, सारे के सारे काम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ना तो अब आपका हाथ है वो एक्सटेंशन कर पाएगा, ना ही वो फ्लेक्शन वाली कंडीशन में आ पाएगा। ठीक है, और क्या रहेगा, मैंने अभी आपको बोला कि और जो नर्व है वो इन्हीं से ही निकल रही है, मीडियन नर्व हो गई, रेडियल है, अल्नर है, वो इन्हीं से निकल रही है। तो अब हाथ की भी सप्लाई क्या रहेगी, प्रॉपर हो नहीं रही है, हाथ की भी सप्लाई डिस्टर्ब्ड है पूरी। तो इसमें क्या रहेगा, जो एल्बो जॉइंट है, जैसे ये शोल्डर से आया, ठीक है, और यहाँ पे एल्बो जॉइंट बनेगा और ये आगे का हाथ हो जाएगा। तो ये एल्बो जॉइंट कैसा रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा, फैला हुआ रहेगा। फोर आर्म कैसी रहेगी, प्रोनेटेड रहेगी, ये जो फोर आर्म वाला पार्ट है वो प्रोनेटेड आगे की ओर रहेगा, एंड रिस्ट किस कंडीशन में रहेगी, फ्लेक्स्ड में रहेगी। अब मैं वापस रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, शुरुआत करते हैं हम शोल्डर से। यहाँ पे ये नेक वाला रीजन था, यहाँ पे ये सर्वाइकल नर्व थी, शोल्डर से ये शोल्डर हो गया, यहाँ से ये हाथ से जा रही है, ये एल्बो होगी और ये फोर आर्म हो गई। ठीक है, तो ये जो शोल्डर है इसके तो सारे काम रुक जाएंगे, यहाँ की सप्लाई से इसके सारे काम रुक जाएंगे।
फिर बात करते हैं हम एल्बो की। जो एल्बो जॉइंट है ये एक्सपांड मिलेगा, फोर आर्म रहेगी वो आगे की ओर मिलेगी, हमेशा प्रोनेटेड कंडीशन में मिलेगी। और रिस्ट जॉइंट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, रिस्ट फ्लेक्स, आगे की ओर लटकी हुई कंडीशन में, ये फ्लेक्स कंडीशन में ये रहेगी। ठीक है, याद रखना है आपको ये बात है। फिर उसके बाद है फिंगर्स आर एक्सटेंडेड। फिंगर जो होंगी आगे की सारी कैसी रहेंगी, जैसे देखिए पुलिस का हाथ होता है, पुलिस थप्पड़ मारती है तो कैसा हाथ होता है पुलिस का, मैं हाथ भी आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये थप्पड़ मारते हैं ना, पूरा एक ही लगा दी खींच के जोर की, तो वो एक्सटेंडेड कंडीशन में रहेंगी, तो वो फिंगर हमेशा ऐसे फैली हुई रहेंगी, एक्सटेंडेड कंडीशन में रहेंगी, जैसे पुलिस का हाथ होता है, इसीलिए बोल दिया पुलिस हैंड। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, पुलिस हैंड डिफॉर्मिटी किस में मिलती है, इरप्स पैरालाइसिस में मिलती है। मून फेस डिफॉर्मिटी किस में मिल रही थी, फेशियल पैरालाइसिस में मिल रही थी। तो ये आपको याद रखने हैं। और इसके अंदर जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं हैंड के, चाहे वो बाइसेप्स मसल का रिफ्लेक्स हो, ट्राइसेप्स का हो या मोरो रिफ्लेक्स हो, वो सारे के सारे इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, एब्सेंट मिलेंगे, क्योंकि सप्लाई ही बंद है। सप्लाई, क्योंकि रिफ्लेक्सेस अगर कभी आते हैं तो किसकी वजह से आते हैं, नर्वस सेंसेशन की वजह से आते हैं, नर्वस सिस्टम की वजह से आते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन की वजह से आते हैं। अब जब इस हाथ की तो सप्लाई ही पूरी गड़बड़ है तो कहाँ से आएंगे रिफ्लेक्स, तो जितने भी हाथ के रिफ्लेक्स होते हैं सभी क्या मिलेंगे इसके अंदर, एब्सेंट मिलेंगे। अब ट्रीटमेंट क्या करवाओगे आप इसमें, सबको पता है जब भी कोई भी नर्वस डिफॉर्मिटी हो, नर्व की डिफॉर्मिटी हो, फिजियोथेरेपी इज अ बेस्ट ऑप्शन। फिजियोथेरेपी करवाएंगे, हैंड मसाज करवाएंगे, क्योंकि देखो क्यों करवाते हैं ऐसा मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम को किससे को रिलेट करते हैं, वात से करते हैं कि नहीं करते, और वात की शमन में श्रेष्ठ चिकित्सा, नॉट संशोधन, मैंने बोला है शमन, वात का शमन सबसे अच्छा कौन करता है, तेल करता है। तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, मसाज करवाएंगे या फिर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देंगे। और आयुर्वेद में हम बला तेल, महामाश तेल से हल्का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो वात यहाँ पे, वात की वजह से जो नर्वस सप्लाई जो डिस्टर्ब है, उसको वात को भगाने के लिए हम क्या करेंगे, तेल का यूज करेंगे, शमन के लिए हम तेल का यूज करेंगे। क्योंकि बला तेल और महामाश तेल बल्य भी होते हैं और बच्चे के अंदर बल की कमी है, इसीलिए हम बला तेल का क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपका जो रेप्स पैरालिसिस है या ब्रेकियल पैरालिसिस है ये कंप्लीट होता है। दोनों को साथ साथ पढ़िएगा, फेशियल पैरालिसिस और ब्रेकियल पैरालिसिस को, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी।